वंदे भारत की शान। नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। मौसम बरसात का हो रहा है। ऐसे में आपको खुद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने नवजात शिशुओं के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को स्वस्थ रखना माँ के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती होती है ना। कहते हैं नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब नारी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। तो आइए दिखाती हूँ आपको नारी के विकास की एक छोटी सी कहानी। बात जब नारी के विकास की होती है, उसके सम्मान की होती है, तो अच्छा लगता है, और लगे भी क्यों ना। नारी प्रगति के हर सोपान को जो छू रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा ही चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए कि महिलाएं जितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। फिर चाहे बात शहरों में नौकरी या घर संभालने वाली महिलाओं की हो, या ग्रामीण महिलाओं के चूल्हा चक्की की। कहते हैं एक स्वस्थ महिला न केवल स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी भी निभा सकती है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में महिलाओं का एक बड़ा तबका चुपचाप रहकर न केवल मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित है, बल्कि कई स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गर्भवती महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और खुद भी स्वस्थ रहे, उसको कोई भी बीमारी ना लगे जो कि उसके अभावी समय में उसको परेशानी करे। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी नियमित रूप से जांच कराएं। आपको बता दें, भारत में ज्यादातर महिलाएं दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें डायबिटीज और थायराइड के अलावा मानसिक अवसाद का भी दंश झेलना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर मृत्यु कुपोषण के अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होती हैं। हम देखें कि हम कहते हैं कि यदि माँ का वजन जो है वो 45 किलो से कम है प्रसव के समय, तो इसका मतलब माँ कुपोषण से ग्रसित है। और हमारे यहाँ बहुत सी महिलाओं को आप पाएंगे कि उनका वजन जो होता है 30, 35, 40 किलो इतना होता है। एक तो कारण है कि कम अवस्था में उनकी शादी हो जाती है, वो कम अवस्था में माँ बन जाती हैं, पूरा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है उस टाइम तक। उसके अलावा दूसरी समस्या जो है भोजन की, यदि मान लो वो भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती हैं तो भी उनको जो है वो कमी हो जाती है। काम का बोझ, माहवारी, जल्दी विवाह और फिर गर्भधारण के बाद यदि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है अच्छा भोजन। इसके न लेने पर महिलाओं में थकावट, कमजोरी, खून की कमी यानी अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही माँ प्रेग्नेंट हो, हमें देखना है कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत समय है। अगर कम है हीमोग्लोबिन तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए। अगर 11 ग्राम से कम है तो हम उसमें विशेष तरह से इलाज करते हैं। हो सकता है उनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाए अगर बहुत कमी है, और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो जैसे ही महिला गर्भवती हो, सबसे पहले 3 महीने में एक बार जाँच कराएं, फिर दूसरे 3 महीने में एक बार जाँच कराएं, और फिर आखिरी 3 महीने में एक बार कम से कम हीमोग्लोबिन की जांच करें। गौरतलब है कि आज भी भारत में हर साल जन्म देते समय तकरीबन हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। ज्यादातर माओं की मृत्यु की वजह बच्चे को जन्म देते वक्त अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव ही होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या ब्लड प्रेशर भी मुख्य कारण होते हैं।
अभी तक हमने देखा है कि हमारे देश में सिर्फ 20% महिलाएं जो हैं वो अपना पूरा गर्भावस्था में पूरे 4 विजिट करवाती हैं। कम से कम 80% महिलाएं सिर्फ 1 या 2 विजिट या कोई भी विजिट नहीं करती हैं। तो उससे क्या होता है कि हम बीमारियों को पहचान नहीं पाते। महिलाओं में ब्लड प्रेशर की बीमारी, खून की कमी और बच्चे का ठीक से न बढ़ना, ये सब कारण हैं उनके अधिक मातृ मृत्यु दर के और बच्चे के डेथ के भी। देखा गया है कि इन्फेक्शन जैसे हम डिलीवरी करा रहे हैं या अबॉर्शन के लिए जा रहे हैं, उस समय हमने पूरी सफाई नहीं बरती। किसी चीज़ से अगर महिला को इन्फेक्शन हो जाता है, महिला अगर अपने आसपास में सफाई नहीं रखती, अपनी सफाई नहीं करती, एनवायरनमेंट में आसपास में गंदगी है, तो इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। इससे भी माँ की जान बहुत ज़्यादा जा सकती है। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उन्हें खेत में काम करना है, उन्हें कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में भी आना होता है, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गर्भ धारण करने के साथ ही आपको ये देखना है कि आपका भोजन जो है, आपका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है। नियमित रूप से भोजन करें। अगर महिला, हमारे गांव में भी हमने देखा है कि हुक्का पीती हैं महिला, स्मोकिंग करती हैं, बीड़ी पीती हैं। हुक्का, बीड़ी, स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। अगर कोई शराब जैसी चीज़ भी पीते हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। कम से कम 10 घंटे हर गर्भवती महिला को आराम करना चाहिए। गर्भावस्था में हर महीने की पहली तारीख को अपने वजन को जरूर नापें, क्योंकि वजन के बढ़ने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह की समस्या हो सकती है। इसलिए 2 बार पेशाब की जांच कराएं। गर्भवती की पुष्टि होते ही डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। हर महिला को गर्भावस्था के अंदर जांच की जाए स्पेशलिस्ट के द्वारा। ये सारे जो भी टेस्ट होने चाहिए वो सब टेस्ट किए जाएं, जैसे कि खून का टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, HIV का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, ये सब टेस्ट किए जाएं। और उसके बाद अगर कोई उनमें बीमारी निकले तो उसको कंट्रोल किया जाए, जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर हाई निकले तो उसको कंट्रोल किया जाए। और उसके अलावा ये है कि प्रसव के लिए अगर महिला में कोई भी हाई रिस्क फैक्टर है, कोई भी बीमारी है, तो उसको किस जगह दिखाना है वो देखा जाए। दूसरी और तीसरी तिमाही के अंदर कम से कम 1 बार विशेषज्ञ से जांच जरूर करानी है। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। एक ख्वाहिश, एक सपना और मातृ प्रेम, है ना कमाल की बात। इन सबका मिला जुला रूप हैं महिलाएं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में सफलता के परचम लहरा रही हैं। खेती बाड़ी से लाखों कमा रही हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति हैं बेपरवाह। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उनके सामने कई चुनौतियां हैं। दैनिक जरूरतें हैं, पशुओं की देखरेख और पुरुषों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करनी है। घर और परिवार का ख्याल रखते रखते महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बेखबर हो जाती हैं। हालांकि इस दिशा में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण जीवन को भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जोड़ने का लगातार काम कर रहा है। देखिए, इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किशोरियों के लिए भी और किशोर बच्चों के लिए भी सरकार की ओर से भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि उनको इस सब बात की जानकारी दी जाती है कि युवावस्था में शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं, एक माँ बनने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, शरीर में क्या परिवर्तन होंगे और उस टाइम उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। गर्भवती महिला को यही है कि जो अनरीचेबल थी, जिनके पास हम पहुंच नहीं पा रहे थे, हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके पास वो सबको अब विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सब महिलाओं को टेस्ट, सारे टेस्ट जो कि गर्भावस्था में सबके होने चाहिए, उनकी सुविधाएं मिलेंगी। सब महिलाओं को टेटनस के इम्यूनाइजेशन का टीका की सुविधा मिलेगी और खाने पीने के लिए भी कुछ विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन सबको आयरन और फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां मुफ्त मिलेंगी। मेरा नाम गोविंद माखरिया है
और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहली जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहां इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। ये तो बात हुई माँ की। अब बात उस रिश्ते की जिसका संबंध होता है खून से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस नौनिहाल की जिसे आपने अस्पताल से घर लाया है। एक बात जान लीजिए, शिशुओं की देखभाल करना आपके जीवन के सबसे खास और पुरस्कृत अनुभवों में से एक हो सकता है, इसलिए हल्के में न ले बच्चों की बीमारी। आइए बताती हूँ आपको शिशुओं में होने वाली कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में। बच्चे खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। इसी वजह से कई बार उनकी बीमारियां भी पकड़ में नहीं आती। हालांकि बुखार खांसी तो कॉमन है, लेकिन यदि इसके साथ सांस तेजी से चलने लगे तो ये लक्षण निमोनिया के हो सकते हैं। सबसे बड़ा मृत्यु का कारण अभी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 वर्ष के कम बच्चों की मृत्यु का कारण है वो है निमोनिया। तो बच्चों में इन्फेक्शन, जो उनके फेफड़ों का इन्फेक्शन होना यानी निमोनिया होना, ये सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है आज की तारीख में हमारे देश में। इसमें खांसी, बुखार के साथ भूख मर जाना, उल्टी और बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा खसरे या किसी और श्वसन तंत्र के अलावा कुपोषित या समय से पहले पैदा हुए बच्चे भी निमोनिया के शिकार हो सकते हैं। बड़े लोगों की तुलना में 2 से 5 साल तक के बच्चों को जुकाम आदि होता है। इसमें नाक बहना, छींकना, थकान महसूस होना, कफ, गले में खराश, हल्का सा बुखार के अलावा पेट में दर्द, मरोड़, पेट फूलना और दस्त की शिकायत हो जाती है। ऐसा बच्चा जिसको कि तेज सांस चल रही है, जिसकी गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पसली चलना, बच्चा जो है वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है क्योंकि उसकी सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो वो सीवियर निमोनिया यानी उसको निमोनिया बहुत ज़्यादा हो चुका है। और नहीं तो यदि मान लो केवल उसकी सांस तेज चल रही है, बुखार है, तो उसको निमोनिया बोलते हैं। तो ऐसा निमोनिया को निमोनिया, सीवियर निमोनिया, वेरी सीवियर निमोनिया, ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। वेरी सीवियर निमोनिया जब होता है तब तो बच्चा जो है बेहोशी की हालत में हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको बुखार होता है, बहुत तेज सांस चलती है और उसको शरीर जो है उसका वो ठंडा भी पड़ सकता है, यानी शॉक की स्टेट में भी जा सकता है कभी कभी। बच्चे अक्सर गंदे हाथ या जमीन पर गिरी हुई चीजों को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, जिससे उन्हें पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे के जब दांत नहीं होते उस समय उसके मुंह के अंदर जीवाणुओं की तादाद कम होती है और जैसे जैसे बच्चे के दांत निकलते हैं, जीवाणुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जाती है। आमतौर पर बच्चों में दांत 6 से 8वें महीने में निकलने शुरू होते हैं। बच्चों के दांत पहले नीचे सामने निकलते हैं और फिर ऊपर के सामने के दांत आते हैं। ये जो उम्र है जब बच्चे के दांत निकलते हैं 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने की उम्र पे ना, तब एक तो ये होता है कि बच्चा जो है माँ का दूध हम कहते हैं कि 6 महीने तक पूरी तरह मिलना चाहिए और उसके बाद आप दूसरा ऊपर का भोजन शुरू करें। तो कई बार लोग ऊपर का भोजन शुरू नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं माँ का दूध ही पर्याप्त है तो ज़्यादा समय लंबे समय तक चल रहा है, या उसको करते हैं तो केवल दाल का पानी पिलाएंगे या ऊपर का दूध पिलाएंगे तो ज़्यादा पानी मिलाकर पिलाएंगे, तो बच्चे को कुपोषण का शिकार होने की काफ़ी बड़ी संभावना होती है। लेकिन यदि बच्चे कमजोर हों तो उनमें अधिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दांत निकलने के समय बच्चे दस्त से अधिक पीड़ित होते हैं। कुछ बच्चे पेट दर्द से और कुछ कब्ज से परेशान रहते हैं। दांत निकलने के समय मसूड़ों में खुजली, सूजन तथा अधिक पीड़ा होती है। बच्चे के जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसके मसूड़े सूज जाते हैं
उनमें खुजली होती है, इससे उसे हर समय झुंझलाहट होती है। माँ द्वारा अधिक सख्त और ठंडे पदार्थ खाने से भी दांत निकलते समय बच्चा रोगों का शिकार हो सकता है। इस अवस्था में ही बच्चा जो है वो जब उसके दांत निकलते हैं तो बसूड़े जो होते हैं उनमें उसको थोड़ी सी इरिटेशन होती है, खुजलाहट सी होती है। तो उसको दबाने के लिए बच्चा या तो हाथ मुंह में रखता है या किसी और चीज़ को उठाएगा और उसको मुंह में रखने की कोशिश करेगा। जो भी आप उसको दोगे, माउथिंग बोलते हैं इसको, उसको हर चीज़ को बच्चा जो है मुंह में ले जाना चाहेगा। तो जब बच्चा इस चीज़ को मुंह में ले जाता है और वो यदि मान लो साफ़ नहीं है, उसमें गंदगी है, कोई कीटाणु है, तो वो कीटाणु को उसके द्वारा उसके पेट के अंदर जा सकते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और तब जो है बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना, खासकर पेट के रोग होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इससे बचाव का मुख्य यही है कि बच्चे को पौष्टिक आहार दें, अच्छे से समय पर उसको उचित आहार मिलेगा यदि मान लो उसका वजन ठीक से बढ़ रहा है, और साथ में साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, ये तो मानना ही होगा कि शिशु की सुरक्षा आप पर ही निर्भर करती है और बीमारियां न हो इसके लिए ज़रूरी है बचाव की, क्योंकि इससे बेहतर उपचार और क्या हो सकता है भला। शिशु को हर एक बीमारी के खिलाफ प्रभावपूर्ण सुरक्षा के लिए एक ही टीके की कई खुराकें लेने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए टीकाकरण तालिका के अनुसार ही टीके लगवाने चाहिए। जन्म के 24 से 48 घंटे के अंदर ही हम नवजात शिशु को क्षय रोग के लिए टीका लगाते हैं, पोलियो के लिए टीका लगाते हैं और हेपेटाइटिस के लिए लगाते हैं टीका, जिससे कि लीवर की बीमारी नहीं होती है। उसके बाद 1.5 महीने की उम्र पर, जो कि 6 हफ्ते बोलते हैं हम, उसको हम डिप्थीरिया के लिए टीका लगाते हैं, परच्यूसिस के लिए टीका लगाते हैं, जिसको हम हिंदी में काली खांसी बोलते हैं, और टिटनेस के लिए टीका लगाते हैं। उसके अलावा भारत सरकार ने कुछ राज्यों में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए भी टीका लगाना शुरू किया है और हेपेटाइटिस बी का दूसरा डोज हम टीका लगाते हैं। ये सारे टीके फिर हम दोबारा से रिपीट करते हैं जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है और 3 महीने का होता है, और इसी के साथ 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए जाते हैं। अगर सभी बच्चों को सरकार द्वारा निर्देशित टीके लगवाए जाएं, तो बचपन में होने वाली बीमारियों पर तो अंकुश लगेगा ही। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी काफी कमी आ जाएगी। हालांकि जिन देशों में कई बीमारियां पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं, वहां भी डॉक्टर बच्चों को टीका लगवाना जारी रखने की सलाह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चों को टीके लगवाना बंद कर दिया जाए तो ये संक्रामक बीमारियां दोबारा फैल सकती हैं। नमस्कार। दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी शुभकामनाएं। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं, घर में अकेले या अपने परिवार के साथ भी होते हुए एक हमें डर सताता रहता है। ऐसे समय में कुछ लोगों को नशे का सहारा लेने की इच्छा होती है। कुछ और गलत खबरें भी छप रही थी कि अल्कोहल से कोरोना वायरस कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस कम नहीं होता, बल्कि अल्कोहल से हाथ धोने से कुछ हद तक अपने हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हाथ साफ करने का तरीका है साबुन से हाथ धोना और अच्छी तरह से आगे पीछे उंगलियां, अंगूठा इत्यादि सारे अच्छी तरह से साफ करना। इसलिए मेरी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि वे शराब का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी से ही शराब को दूर कर दें और कभी भी शराब का सेवन ना करें, इसका प्रण कर लें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बातें तो सारी हो गई, अब चले उस ओर जहां रहे सब निरोग, यानी योग। शरीर को स्वस्थ करना हो तो योग करो।
मन को स्वस्थ रखना हो तो योग करो, और मस्ती के साथ जीवन जीना हो तो योग करो। बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी को दूर करना हो तो योग करो। मन को शांत रखना हो तो योग करो। बुद्धि का विकास करना हो तो योग करो। पर्यावरण को शुद्ध करना हो तो योग करो। और घरों में जो कलह पैदा हो रही है, आपस में झगड़ते रहते हैं, उस झगड़े को दूर करना हो तो योग करो। और मुक्ति चाहिए, अपने स्वरूप से जुड़ जाना हो तो योग करो। जीवन में जो चाहिए सब योग देगा, बस जरूरत है योग की शरण में आ जाओ और रोज योग करते चले जाओ। फिर जब जीवन में योग घट जाएगा, आपका जीवन सुंदरतम हो जाएगा। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भी मन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि मन तो सबका बिखरा हुआ है। सिंपल है, सांस भरते हैं, सांस निकालेंगे तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ कर रहा हो, जैसे मुंह बंद करके ओम बोल रहे हो। तो सांस भरा हमने, अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे जिससे आपके कानों में बाहर की आवाजें न जाएं। 3 उंगलियां आंखों पर रख लेंगे जिससे मन में कोई विचार ना आए। एक माथे पर रख लेंगे जिससे ध्यान यहां पर लगा रहे। ऐसे सांस भर लो, से 10 बार करने के बाद आंखें बंद ही रखते हुए कुछ देर के लिए ध्यान में बैठे रहेंगे। मन को शांत करके माथे के बीच में लगाए रखो। कुछ सोचो नहीं, बस बैठे रहो अपने साथ और केवल अपने साथ। संसार का कुछ सोचना नहीं। ख्याल आएगा, मन को हटा लेना वहां से, ले आना माथे के बीच में, बैठे रहो। ध्यान हो रहा है। प्राणायाम के बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठने से मन को और ताकत मिल जाती है। उसके बाद हाथों के तेरे रगड़ें, घर्षण करें और हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लें। आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा होगा, मन शांत हो गया, हथेलियां हटाकर आंखें खोल लें। तो ये अभ्यास था जिसको हम रोज करके स्वस्थ रह सकते हैं, हमेशा फिट रह सकते हैं। बस जरूरत है आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट रोज निकालो और रोज स्वस्थ रहो। सिंपल अभ्यास है, सभी कर सकते हैं। उम्र कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, इस अभ्यास को किया जा सकता है। सचमुच नारी कहीं देवी है, कहीं माँ, कहीं बेटी तो कहीं बहू। न जाने कितने ही रूपों में समाज के ताने बाने में बंधी हुई है नारी। उसका स्वयं का स्वास्थ्य ही समाज के प्रत्येक कार्य में आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। आप रखें अपना और अपने नौनिहालों का ख्याल। अब मिलूंगी अगले सप्ताह और पूछूंगी वही बात, कैसे हैं आप। नमस्कार।